हेलो फ्रेंड्स, हम 22 जनवरी 2025 का इवनिंग शिफ्ट का जेई मेन का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, इसमें बहुत कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको पता है इसमें बहुत कुछ इस इरेशनल कुछ थिंग्स हो सकती है या कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये जो जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिए थे उनकी मेमोरी के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ये सिर्फ आपके गाइडलाइन के लिए, इसमें कोई भी हम ये ऑथर या वीडियो बनाने वाला कोई टीचर इस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, लेट स्टार्ट नाउ। अरेंज अकॉर्डिंग टू CFSE। हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, पहले फर्स्ट वीडियो में, कि CFSE जो है हमारी, CFSE एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल और आल्सो प्रोपोर्शनल टू लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हमें पता है लिगैंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है यहाँ पे EN, इथिलीन डायमाइन, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है। दूसरे लिगैंड यहाँ पर अमोनिया एक लिगैंड, अमोनिया का तीनों एग्जाम्पल अमोनिया की है। अब हम चार्ज कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे कोबाल्ट का +3 चार्ज है, यहाँ पे कोबाल्ट +2 चार्ज शो कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 चार्ज शो कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट +2 चार्ज शो कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, इसकी वजह से ये सबसे आखिर में होगा। यहाँ पे 4 ही लिगैंड है तो ये सबसे आखिर में, तो फर्स्ट वाला सबसे आखिर में होना चाहिए और फोर्थ वाला सबसे पहला होना चाहिए। फोर्थ वाला फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वाला फोर्थ नंबर, दो ऑप्शन है हमारे पास इस तरह से। अब हम +3 और +2 की बात करें तो सेकेंड वाले का चार्ज यहाँ पे, इस सेकेंड स्पेसिस का चार्ज +3 है, जो कि ज़्यादा है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इसलिए आपका आंसर आएगा फर्स्ट वन। सेकेंड, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब यहाँ पे कार्बोकटायन दिए गए। अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होती है। यहाँ पे अगर पहला वाला ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे CH2 कार्बोकटायन सब कॉमन है, लेकिन यहाँ पे OCH, पहले वाले ऑप्शन में OCH3 लगा है, जो कि +R इफेक्ट शो करता है, +R इफेक्ट। ये CH3 जो है ये +I इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी +R शो करेगा, ये नज़दीक है, +R शो करेगा, ये थोड़ा नज़दीक है। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग रेजोनेंस होगा, यहाँ पे थोड़ा वीक रेजोनेंस होगा, यहाँ पे +I इफेक्ट है, लेकिन ये नज़दीक वाला, ये स्ट्रांग +I है, यहाँ पे नज़दीक है, यहाँ पे वीक +I है सेकेंड ऑप्शन में। तो हम अगर ऑर्डर की बात करें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग +R है। इसके बाद आएगा नंबर 3 जो वीक +R है, फिर आएगा नंबर 4 जो स्ट्रॉन्ग +I है, फिर आएगा सेकेंड वाला नंबर जो कि वीक +I इफेक्ट है। हमें पता है स्टेबिलिटी डिपेंड्स, जो भी स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की, अगर हम कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी +R इफेक्ट पे, उसके बाद डिपेंड करेगी हाइपर कॉन्जुगेशन पे, इसके बाद डिपेंड करेगी +I इफेक्ट पे। तो ये सारे इफेक्ट जो है इन पे आपका कार्बोकटायन स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaOH इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलैलिटी निकालनी है आपको। हमें फॉर्मूला पता है मोलैलिटी का, शॉर्टकट फार्मूला, दैट इज 1000 m, दैट इज मोलैरिटी, अपॉन 1000 D माइनस MM2। यहाँ पे सिम्बॉल्स है यूजुअल मीनिंग, कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी। वैल्यू पुट करते 1000, मोलैरिटी यहाँ पर दी गई आपको 3, यहाँ पे डेंसिटी 1.25 है। 1.25 से अगर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 1000 इसको 1.25 से मल्टीप्लाई के लिए तो 1250 आ जाएगा, माइनस अभी MM की बात करें तो M आपको मोलैरिटी 3 दिया गया है, और मॉलिक्यूलर मास जो कि सोल्यूट का यहाँ पे चेक किया जाएगा, सोल्यूट का मास है 40 NaOH के लिए। आफ्टर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका 2.65, जो कि आंसर फर्स्ट वाला होगा। देन नेक्स्ट,
आपको एक रिएक्शन दी गई जिसमें सबसे पहला जी रिएक्शन है CrO2Cl2। अब ये इटार्ड रिएक्शन है, हमें पता है ये रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है बेंजीन रिंग, उसको CH लगा होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिसिंग है, 2 हाइड्रोजन मिस होने के बाद में यहाँ पे OCrCl2OH ट्वाइस इस करके कोई इंटरमीडिएट मिलेगा, ये वाला A कंपाउंड है। अगर B वाले की बात की जाए तो B वाला कंपाउंड हमें डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा इटार्ड रिएक्शन से। और उसके ऊपर आप अगर आप NaHSO3 डालोगे तो ये एक्चुअली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की वजह से आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O जो है इसका H एज इट रहेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O की जगह पे सिंगल बॉन्ड O को लग जाएगा H और कार्बन को लगेगा OSO2Na, ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच वन हैज़ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। अब देखो जनरली हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी जितने भी टर्मिनल कार्बन है वो सब प्राइमरी होते हैं। अब यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में हेप्टेन है, तो टोटल कार्बन 7 है और पहला और 7 नंबर का कार्बन ये हमेशा क्या होगा, मतलब टर्मिनल कार्बन होगा। अब टर्मिनल 7 कार्बन है, टर्मिनल कार्बन में 2 तो चले गए। अब 2 जो है ये 2 नंबर का कार्बन यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, इसका मतलब क्वाटरनरी है। 4 वाला भी क्वाटरनरी है। अब इसका मतलब ये होगा कि थर्ड वाला कार्बन इसका सेकेंडरी है और 5th वाला कार्बन भी सेकेंडरी होगा, 6th वाला कार्बन भी सेकेंडरी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है जो सेकेंडरी है। यहाँ पे बात करें हम हेप्टेन की, तो हेप्टेन 7 कार्बन है, 7 में से 2 नंबर का कार्बन आपका क्वाटरनरी है, 3 नंबर का कार्बन टर्शरी है, 4 नंबर का भी टर्शरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर का जो होगा, 5 नंबर का और 6 नंबर का कार्बन ये सेकेंडरी होंगे, 5 और 6 नंबर का कार्बन। तो यहाँ पे टोटल आपको हाइड्रोजन आइटम मिल जाएंगे, 2 जगह पे सेकेंडरी कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम आपको मिल जाएंगे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम मिल जाएंगे आपको 8, 6 मिलेंगे, 3 है। और तीसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हो तो तीसरे ऑप्शन में ऑक्टेन है, 8 कार्बन, 8 में से सेकेंड और थर्ड क्वाटरनरी है, पहला और 8 नंबर का प्राइमरी होगा। अब इसको छोड़ दिया जाए, सेकेंड थर्ड फर्स्ट छोड़ दिया जाए तो बचा 4th नंबर का कार्बन, 5th नंबर का कार्बन, 6th नंबर का कार्बन, 7th नंबर का कार्बन। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे पूरे 8 हाइड्रोजन आइटम। और बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो यहाँ पे पेंटेन दिया गया आपको। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, जिसमें से थर्ड वाला कार्बन एक्चुअली टर्शरी है, जिसको इथाइल ग्रुप अटैच है, और ये सेकेंड 2,2 डाइमिथिल मतलब 2 सेकेंड नंबर का कार्बन क्वाटरनरी है। अब 2 नंबर का तो क्वाटरनरी है, यहाँ पे कार्बन 1 नंबर का प्राइमरी होता है, 2 नंबर का क्वाटरनरी है, 3 का टर्शरी है। तो बचा कितना, 4 नंबर का कार्बन एक बचा, यहाँ पे 4 नंबर का कार्बन बचा है। तो 4 नंबर के कार्बन को यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बन हो सकता है, ये 4 नंबर का कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन। लेकिन आपको 2 हाइड्रोजन आइटम, आप अगर आप इथाइल की बात करोगे तो जैसे ये हमने थर्ड कार्बन कंसिडर कर लिया, थर्ड कार्बन को जब हम ये C3 यहाँ पे CH2 और CH3 ये इथाइल ग्रुप लगाए, तो ये जो इथाइल ग्रुप है यहाँ का, ये वाला भी सेकेंडरी हो सकता है, ये वाला भी सेकेंडरी है। यहाँ पे ब्रांचिंग इथिल की ब्रांचिंग में जो CH2 ग्रुप है ये ग्रुप भी सेकेंडरी है। तो इसका मतलब 4 पोजीशन का तो सेकेंडरी है ही, लेकिन इथिल ग्रुप में का CH2 भी सेकेंडरी आएगा। तो इस यहाँ पे आंसर विच वन हैज़ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, तो थोड़ा गड़बड़ है, शायद मॉलिक्यूल बराबर नहीं दिया गया है, कुछ तो भी हो सकता है। कई बहुत सी वीडियो में या कहीं पे ऑनलाइन में आपने देखा होगा इसका आंसर बहुत सी जगह पे सेकेंड ये डी वाला ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हम डी वाले ऑप्शन का अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे पेंटेन का ये 5 कार्बन हो गए, अब ये सेकेंड पोजीशन को आपको यहाँ पे डाइमिथाइल हो गया, थर्ड पोजीशन को इथाइल अटैच कर दिया। तो हम जैसे इसको चेक करेंगे तो ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है और ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है। तो 2 सेकेंडरी कार्बन होने की वजह से यहाँ पे एक्चुअली 4 हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे, दैट इज़ 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो एक्चुअली जो भी चारों ऑप्शन यहाँ पे है या प्रोवाइड किए गए इंटरनेट पे कहीं पे भी, ये एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली चेंजेस होंगे, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, हमें कंसेप्ट समझने के लिए एक आइडियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी ये एक बात हमेशा याद रखना, स्पेसीज, दोज स्पेसीज विथ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट,
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शोज डिसप्रपोर्शनेशन। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कभी कोई स्पेसीज अगर इसके इंटरमीडिएट मतलब नॉट हायर नॉट लोअर, मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो वही डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। अब यहाँ पे सारे जो भी ऑप्शन दिए गए इसमें सेंट्रल एटम Cl है, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है? Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट Cl दिखाता है -1, Cl दिखा सकता है +1, Cl दिखा सकता है एक्चुअली आपको +3 भी दिखा सकता है, +5 दिखा सकता है और +7 दिखा सकता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने भी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये भी डिसप्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगी। तो हमें पूछा गया कि कौन डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, तो वो वाला स्पीसीज नहीं शो करेगा जिसमें क्लोरीन उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आपका आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लोरेट आयन में पर क्लोरेट आयन है, पर क्लोरेट आयन में यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला वाला स्टेटमेंट है लैसेग्ने टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है एक्चुअली। देन सेकंड, लैसेग्ने एक्सट्रैक्ट इज मेड ऑफ विथ मैग्नीशियम, ये गड़बड़ है, ये बनता है सोडियम मेटल से, ये बनता है सोडियम मेटल से। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला करेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे सेकंड वाला इनकरेक्ट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट आपको कंपेयर करना है इन सभी का। तो हमें पता है नाइट्रोजन ये पिरामिडल शेप दिखाता है, यहाँ पे फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन होंगे 3। अब तीनों फ्लोरीन का कंबाइंड डाइपोल जो है वो नीचे की तरफ है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका डाइपोल अब वो ऊपर की तरफ है। अगर हम CH-Cl3 की बात करें तो यहाँ पे H है और 3 क्लोरीन एटम है। अब तीनों क्लोरीन का डाइपोल नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन का डाइपोल भी नीचे की तरफ, मैक्सिमम डाइपोल वो सिंगल डायरेक्शन में। हम HUS की बात करते हैं तो सल्फर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं और यहाँ पे 2 लोन पेयर भी आ जाएगी सल्फर के ऊपर। तो लोन पेयर ऊपर की तरफ डाइपोल लेके जा रही है और हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्चुअली प्लस है जो डोनेशन कर रहा है इस तरह से, यहाँ पे लोन पेयर। एक HBr में नॉर्मल मॉलिक्यूल है जहाँ पे Br की तरफ डाइपोल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अगर कहीं पे डाइपोल मिल रहा है तो ये केसेस है, ये जो केस है क्लोरोफॉर्म वाली केस। तो क्लोरोफॉर्म वाला 2 सेकेंड नंबर का आंसर आएगा, सेकेंड नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे? सेकेंड वाला हाईएस्ट, ओके ये सेकेंड वाला हाईएस्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वाला हाईएस्ट। फिर उसके बाद आएगा थर्ड वाला, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट वाला, और ये HBr सिंगल डायरेक्शन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस सबसे लास्ट में होगा HBr वाला। ठीक है, एक मिनट ये नहीं आएगा। 4 HBr की 1 साइड है ना, ये अपोजिट साइड है, यहाँ पे अपोजिट साइड है हमसे, ये हो गया, ये नहीं आएगा। आपका आंसर सेकेंड वाला ये आएगा, सी वाला आंसर आएगा आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 1। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट्स विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ये साइक्लोहेक्सेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल किस तरह से होगा? ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारा 2 डिग्री ब्यूटाइल। ये कार्बन है 1st डिग्री, ये कार्बन हो गया यहाँ पे 3rd डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और यहाँ पे होगा 1st डिग्री। अब इसके ऊपर आप अगर Br2 डालोगे तो हमें पता है एज ऑफ हाइड्रोजनेशन, एज ऑफ हैलोजिनेशन टू रिप्लेस H हाइड्रोजन एटम ऑन अल्केन इज एक्चुअली इन द ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। तो हाइड्रोजन हमेशा 3rd डिग्री से, जो 3rd डिग्री कार्बन होगा वहाँ से रिप्लेस होगा हैलोजिनेशन के लिए। तो यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बन हमारा ये सेंटर वाला है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा Br, ये वाला आपका प्रोडक्ट होगा, ये कार्बन आपका, जो कि वो कार्बन टर्शरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है सोल्यूशन क्वालिटेटिव से। 200 ml 0.2 मोलार सोल्यूशन है NaOH मिक्स विथ 400 ml 0.1 मोलार 0.5 मोलार NaOH। अब दोनों की मोलरिटी मिक्सचर की निकालनी है। अब मिक्सचर के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2।
पहले वाले सोल्यूशन का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, सेकंड वाले सोल्यूशन का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, फाइनल इज इक्वल टू फाइनल सोल्यूशन का मोलरिटी टू वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोलरिटी निकालना है तो M1 यहाँ पे दिया गया 0.2 इंटू 200 ml लिख लिया यहाँ पे। दूसरे का दिया है 0.5 इंटू 400 ml। अब 200 ml और 400 ml दोनों क्वांटिटी अगर हम ऐड करते तो यहाँ पे हो जाएगा 600 ml, जो कि नेट वॉल्यूम होगा तीनों का। इसका कैलकुलेशन हम सीधे सिंपल सा करते तो ये हो जाए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 40 हो गया। 40 प्लस यहाँ पे 200 अपॉन 600 विच इज इक्वल टू 240 अपॉन 600। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया 20 से, एक्चुअली 120 से भी किया तो चलेगा, तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 0.4, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP ऑफ S एंड एक सॉल्ट दिया है आपको जिरकोनियम वाला। अब अगर इस सॉल्ट को आप आयोनाइज करोगे तो क्या मिलेगा, PO4 4 टाइम्स। अगर हम इसको आयोनाइज करते तो आपको 3 टाइम्स जिरकोनियम 4 प्लस आयन मिल जाएगा, प्लस 4 टाइम PO4 3 माइनस आयन मिलेगा। अगर हम कंसिडर करते कि ओरिजिनल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी अगर S है तो जिरकोनियम की आएगी 3S और फॉस्फेट की आएगी 4S। फॉस्फेट की आएगी हमारे लिए ये 4S लिख देंगे हम, 4S। हमें KSP का फॉर्मूला पता है, KSP इज इक्वल टू जितनी भी आयन है, इस समझो जिरकोनियम आयन जिरकोनियम आयन है 4 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3, इसका जो कोइफिशिएंट होगा पावर में चला जाएगा, PO4 3 माइनस आयन रेस टू 4। तो अब वैल्यू डालती इसमें, अगर वैल्यू डाल दी हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 3S रेस टू 3 और यहाँ पे आएगा 4S रेस टू 4। अब 3S रेस टू 3 अगर करते हैं तो 27S रेस टू 3 आएगा, एंड इनटू इसका अगर करते हैं तो 256S रेस टू 4 आएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 6912S रेस टू 7। लेकिन हमें KSP नहीं निकालना, हमें निकालना है S, रिलेशन बिटवीन KSP एंड S। तो अलग फॉर्मेट में दिया गया यहाँ पे, तो देयरफॉर आपका फॉर्मूला आएगा S इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करते हैं S इज इक्वल टू तो KSP को डिवाइड कर लेंगे इससे, KSP डिवाइडेड बाय 6912 होल रेस टू 1/7। KSP 6912 होल रेस टू 1/7, दैट इज आंसर A आ जाएगा आपका। तो इन सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला ऑप्शन देखते हैं, मास वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। मास, टेम्परेचर, हीट और वॉल्यूम, टेम्परेचर जनरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो ये भी रॉन्ग हो गया। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट हो गया। सेटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें आंसर मिल गया हमारा। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब L ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर करेक्ट स्ट्रक्चर हम निकालने जाए तो इसका स्ट्रक्चर, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग अल्डोज शुगर है, 3 मतलब ट्रायोज, अल्डो ट्रायोज करके शुगर है। अब L ये इस तरह से होगा, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे CH2OH है। अब ये जो L पोजीशन दिया है, L and D configuration of biomolecules is actually based on the हाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट का अगर स्पेशली हम कंसिडर करें तो OH ग्रुप कौन सी साइड पे है इस पर ये डिपेंड करता है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको कहा जाएगा L, ये होगा L। और यही सेम मॉलिक्यूल हम अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे CH2OH और सेंटर का कार्बन HOH, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड को है, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड को है, तो ये हो जाएगा आपका D कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हो जाएगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन बस इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है। D और L, ये जो कैपिटल D और कैपिटल L है, इनका स्मॉल d और स्मॉल l से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल D वाला मॉलिक्यूल स्मॉल d ही हो, मतलब वो डेक्स्ट्रो और लिवो है। इस D और L का मतलब सिर्फ रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन कायरल कार्बन, ये सेंटर वाले कार्बन कायरल है, ये दोनों कार्बन कायरल कहा जाएंगे।
Now among the 15 group element, what is the maximum covalency of element having the weakest E bond? एक्चुअली ग्रुप 15 एलिमेंट है तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी तो 5 होगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ई बॉन्ड मतलब एलिमेंट बॉन्ड की हम बात करें और उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे वीकेस्ट वाला बॉन्ड जिसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, हम पहला नाइट्रोजन फैमिली का जो मेंबर है एक्चुअली पेरेंट है नाइट्रोजन ग्रुप 15 का, उस नाइट्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है 167 समथिंग कुछ तो भी इसकी एनर्जी है। देन फॉस्फोरस की अगर एनर्जी की बात करें तो 201 है एक्चुअली, ये 1670 समथिंग कुछ तो भी है, ज़्यादा एनर्जी बहुत ट्रिपल बॉन्ड होता है। देन अर्सेनिक की अगर बात करें तो ये 146 किलो जूल पर मोल होगी। उसके बाद है एंटीमनी SB ये 121 होगी। तो इसमें सबसे कम वाली जो है, सबसे कम वाली वैल्यू एंटीमनी के लिए, और इसकी कोवैलेंसी आपको मिल जाएगी ग्रुप 15 के वजह से 5। देन मैच द कॉलम, एक्चुअली मैच द कॉलम में अगर देखा जाए तो ये DH/dt, अब एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें तो इसको कहा जाएगा CP, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है, सी वाला ऑप्शन की जा रहा है डेल्टा और U/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका CV, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो A के लिए P देखो आप, C के लिए Q देखो, A के लिए P, C के लिए Q। अब दो ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से आपको और एक मैच करना पड़ेगा। तो अगर B की बात करते हैं तो B ये dG/dt एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एक्चुअली V एंड dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अगर बात करें हम तो ये आ जाएगा -S। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा A वाला। Now consider the following statement. Both statements are given. Statement 1 and statement 2. During corrosion, pure metal acts as anode. यही wrong हो गया। Pure metal हमेशा कैथोड पे होगा। Pure metal हमेशा कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा। और impure metal as कैथोड नहीं, impure metal हमेशा एनोड पे होगा। एनोड पे impure metal होगा। impure metal में से प्योर मेटल के जो पार्टिकल होंगे कैथोड की तरफ जाएंगे और इसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एनोड मोड, इसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जो भी इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी नीचे गिर जाती है, उसको एनोड मोड कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, ये गड़बड़ है। अब अल्कलाइन मीडियम का जो रेट होगा वो हमेशा लेस होगा एसिडिक मीडियम से। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो चुके हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट S1 एंड S2 बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रुदेनियम, नायोबियम, दो एलिमेंट्स दिए गए आपको, 4D इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। इसके 4D इलेक्ट्रॉन X से NB में और 4D इलेक्ट्रॉन Y है NB के अंदर, X और एक X से एक Y। तो हम अगर स्पेसिस की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 44। क्रिप्टॉन ये हो जाएगा 4D7 5S1। तो 4D के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे हमें X करके आंसर दिए गए हैं, तो X हो जाएगा 7 वैल्यू। दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा स्पेसिस दिया NB का नंबर होता है 41। तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D4 और 5S1। और 4D की हम बात करें इस तरह से 4D की, तो 4D के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 जो कि Y है। तो हमारा X प्लस Y की वैल्यू बन जाएगी 7 + 4 = 11। They calculate the radius of the excited state of He ion। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n वैल्यू 2 होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। हम हेलियम की बात करेंगे तो हेलियम के लिए Z वैल्यू दैट इज एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 2। हमें पता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, रेडियस = A0 × n²/Z। A0 तो वैल्यू पता है हमें 0.529 आर्मस्ट्रांग होती है। अब n की वैल्यू अगर 2 है तो n² हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा Z की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा 2। इसको हम अगर पूरा सॉल्व करते तो आंसर 1.058 समथिंग आ जाएगा, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई आपको RBR,
that is Grignard region. RBr alkyl halide when reacts with magnesium, it gives Grignard region, that is RMgBr. When any Grignard reagent reacts with any molecule containing active hydrogen like alcohol, water, acid, ammonia, any molecule with active hydrogen, it shows vigorous reaction and it gives alkane corresponding to, actually this alkane corresponding to the R group which is present in Grignard region. जितने alkane यहाँ पे मिलेगा आपको ये R ग्रुप से जो कि Grignard रीजन में। अगर हम फाइनल अल्केन की बात करें तो जो हमारे हम यहाँ पे दिया गया है वो अल्केन कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि अल्केन कब बनेगा जब R को एक H लग जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा इसमें से वाटर में से या किसी में से एक्टिव हाइड्रोजन R को अटैच हो जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन अटैच होने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि R मॉलिक्यूल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जितने एक्टिव हाइड्रोजन आपके फाइनल प्रोडक्ट में होंगे उतने जितने इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन आपके फाइनल प्रोडक्ट में होंगे उतने ही आपके R के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। स्ट्रक्चर ऑफ R, पॉसिबल स्ट्रक्चर हम निकालने वाले हैं। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, देखो ये CH3 है तो ये प्राइमरी है तो इसका सिग्नल A हम कंसिडर करते हैं, इसका सिग्नल भी A, दोनों सेम ही है। यहाँ पे एक सेम पॉइंट को अटैच है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन पे ये वाला B सिग्नल हम कंसिडर करेंगे, ये वाला C और ये वाला D। तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया है निकेल और DMG डाइमेथिल ग्लाइकोजाइम का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिया गया है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब जनरली होता क्या है कि निकेल जो है, निकेल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें 4 साइड से निकेल हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर आप सोचोगे तो इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मिलेंगे देखते हैं हम। तो एक्चुअली DMG का स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH3C, ये हो गया CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 OH ग्रुप होते हैं लेकिन OH में से एक ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे -4 चार्ज आएगा। एक जगह पे हाइड्रोजन होगा, एक साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, दूसरे साइड से हाइड्रोजन रह जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन कार्बन CH3, ये कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, एक जगह पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अब अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होगी, ये वाली नाइट्रोजन की यहाँ से इस तरह से डोनेट होगी, ये वाले से इस तरह से, और ये वाले नाइट्रोजन की इस तरह से। तो आपको हर एक किस में यहाँ पे 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी, मतलब निकेल है, नाइट्रोजन है, कार्बन 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग मिल रही है आपको। और यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो टोटल आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया गया आपको C6H6। अब C6H6, जैसे हम C6H6 पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक्चुअली बेंजीन आता है। क्या आता है, हमारे दिमाग में एक्चुअली बेंजीन आ जाता है, C6H6 जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैटालाइज करते हुए यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा मोनोब्रोमिनेशन का। हमें पता है बेंजीन के ऊपर मोनोब्रोमिनेशन नहीं होता है, ये एलिफेटिक कार्बन के ऊपर होता है। मोनोब्रोमिनेशन जो होगा यहाँ पे दिया गया मोनोब्रोमिनेशन ये होता है जनरली एलिफेटिक पे, और एलिफेटिक में भी स्पेशली sp3 पे जल्दी हो जाएगा। एलिफेटिक sp3 पे डबल बॉन्ड पे जनरली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजन ब्रोमिनेशन, हेलोजन क्लोरिनेशन वगैरह, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल भी हो सकती है अगर HNU की प्रेजेंस में किया जाए तो हमें ये बात तो पता है कि ये बेंजीन तो बिल्कुल नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन नहीं है और 6 कार्बन है और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दिए गए कि जो यहाँ पे रिएक्ट हो सकती है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक्चुअली जब हम कंसिडर करते हैं C6H6, ये क्या होना चाहिए था, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल होना चाहिए था C6H14। तो डेफिशिएंसी कितनी, यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी
ये है 8 हाइड्रोजन की। अगर 8 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मोल्स हो गए, 4 मोल H2। अगर इसका मतलब साइट ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, इसका मतलब होगा साइट ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पे 4 दिए गए, साइट ऑफ अनसैचुरेशन ये हो गया 4। अब इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। अब 4 पाई बॉन्ड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो हमें पता है 6 कार्बन एटम में ये डाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हो सकता है डाई वाई। अब डाई वाई वाला जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा, तो टर्मिनल में रहेगा, टर्मिनल में हाइड्रोजन चले जाएंगे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C होगा, ये होगा CH2, ये होगा CH2, ये हो गए 4 कार्बन, यहाँ पे C, ये CH। तो आपको ये मिल गया, ये एक YNE, एक ये YNE। ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट हेलोजिनेशन में, ब्रोमिनेशन में या तो ये करेगा और या तो ये करेगा, और दोनों ही सेम सेट है, AA सेट। Same set of, only one set of equivalent proton is here, only one set of equivalent हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। तो इसका मतलब मोनोब्रोमिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो एक्चुअल आंसर ये वाला है हमारा। ठीक है, थैंक यू।